कॉन्सेप्ट ऑफ पे स्केल। पे स्केल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। ठीक है, मैंने कल तुम लोग को थोड़ा सा तो आइडिया दे दिया था। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई है मिस्टर एक्स, है ना, उसने ज्वाइन की कंपनी ऑन 1 अगस्त 2017। 1 अगस्त से ज्वाइन करी ऑन पे स्केल ऑफ ₹20,000। फिर ऐसे डैश करके लिखा हुआ है 1500, फिर डैश करके लिखा हुआ है 23,000, फिर डैश करके लिखा है 2,000, फिर डैश करके लिखा हुआ है 33,000, फिर डैश 28,000, 2800, और फिर डैश करके लिखा हुआ है 43,000। इसका क्या मतलब हुआ कि 20,000 से उसका चालू होगा, हर साल 1,500 रुपए बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी? जब तक 23 ना हो जाए। ठीक है, 23 होने के बाद अगले साल से 2,000 रुपए बढ़ना चालू हो जाएगी। फिर कब तक बढ़ेगी? जब तक 33 ना हो जाए। हाँ, ठीक है, फिर 33 होने के बाद अगले साल से 2,800 रुपीज से इंक्रीमेंट मिलने लगेगा। कब तक इंक्रीमेंट मिलेगा? जब तक 43 ना हो जाए, बस उसके आगे इंक्रीमेंट रुक जाएगा उसका। ठीक है, हमको कैलकुलेट करना है सैलरी प्रीवियस ईयर 23-24 की। ठीक है, अब देखो मंथ्स का भी खेल आएगा यहाँ पे। ज्वाइनिंग डेट से 1 साल इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं मिलता है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे 1 अगस्त 2017 में उसने ज्वाइन किया, तो यहां से लेकर 1 साल कब तक होता है? 31 जुलाई 2018। हाँ, पे मतलब ज्वाइनिंग की डेट से 1 साल। कितनी जो सैलरी है? 20,000। इस साल से हमको मतलब नहीं, अभी हमको आगे बढ़ना है। फिर 1 अगस्त 2018 से स्टार्ट करो साल, 31 जुलाई 2019 तक पहुंच जाएंगे। कितनी हो जाएगी? 20,000 में इंक्रीमेंट कितना मिला उसको? 1,500 मिला, राइट। फिर 1 अगस्त 19 से स्टार्ट करो साल, 31 जुलाई 2020 में पहुंच गए। 1,500 और 1,500 फिर से 23। अब 23 देखो पहुंच गए हम यहाँ पे। अगले साल से ध्यान रखना 2,000 इंक्रीमेंट करना है। फिर 1 अगस्त 2020 से 31 जुलाई 2021 कितना बढ़ाओगे? 2,000, तो 25,000 पहुंच गए। 1 अगस्त 2021 31 जुलाई 2022 25,000 प्लस 2,000 27 पहुंच गए। अब 1 अगस्त 2022 से 31 जुलाई 2023। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे, फिर अपन कैलकुलेट करेंगे ना। अभी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना? 29। 1 अगस्त 23 से चालू हुआ, 31 जुलाई 24 तक जाएगा ये। कितना? यहाँ रुक जाओ,
हमको चाहिए प्रीवियस ईयर 23-24 की। ठीक है, तो 23-24 में मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2024, उस साल के दो हिस्से करेंगे क्योंकि जुलाई के बाद से उसकी सैलरी चेंज हो रही है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई 2023, उसकी सैलरी है बेटा 29,000 पर मंथ। कितने मंथ्स हुए? अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स। 4 मंथ्स की उसकी सैलरी है। और फिर 1 अगस्त 23 से चेंज हुआ, हमारा साल खत्म हो जाता है मार्च में। अगस्त लिखना था ना, अक्टूबर लिख दिया मैंने, रुक जाओ। कितने मंथ्स? 8 मंथ्स। कितनी है? 31,000 इंटू 8। ये साल की क्या हो गई? सैलरी हो गई। समझ गए? हाँ, चलो एक क्वेश्चन करेंगे। जाओ, मैं अपने फोन में निकाल लूं क्वेश्चन। तुम लोग अपनी शीट निकालो, उसी का क्वेश्चन है। क्या? हाँ लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, इसको नोट कर लो बेटा। इसमें कुछ एक्सप्लेन वर्ड्स में करने के लिए है नहीं, इसीलिए एग्जाम्पल के थ्रू ही अपन इसको समझ लें। ये नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन जब तक ढूंढ के रखती हूँ।
अपनी शीट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है ना मॉड्यूल के, उसका क्वेश्चन नंबर 5 निकालना। एक बार रीड करो खुद से वाला क्वेश्चन, मैं स्क्रीन पर भी खोल रही हूँ। देखिए, रीड कर लिया कि एक्स है, रेगुलर एम्प्लॉय है, पे स्केल 20,000, 1,000 से बढ़ेगा 30,000 तक बढ़ेगा। डीए 10% and bonus equivalent to 1 month pay based on salary of March every year. He contributed 15% of his pay and DA towards recognized provident fund, and company contributed the same. DA forms part of pay for retirement benefit. मतलब DA कौन सा, इफ वाला। He is provided free housing facility which has been taken on rent by the company at 10,000 per month. He is also provided with following facility. अब मुझे बताओ, क्या तुम लोग को याद है HRA वाला? ठीक है, कि रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया, कंपनी ने यहाँ पर रेंट पर लिया है और उसको दिया है। ठीक है, क्या वैल्यूएशन करते हैं? खोलो HRA का चार्ट, खोलो, सब लोग रिवीजन करेंगे। हम्म, क्या ये सही बता रहे? पर बेटा अपन को तो ये देखना है ना। नहीं, तुम लोग किसके हिसाब से मुझे बता रहे हो? क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्या लिखा है क्वेश्चन में? बाय द कंपनी है ना, एम्प्लॉयर। इसका मतलब एम्प्लॉयर ने खुद ही क्या किया हुआ है, रेंट पे लिया हुआ है। और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर होता है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, तो क्या लेते हैं, एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। और जो तुम लोग पॉपुलेशन के बेसिस पर देख रहे हो, ठीक है, वो क्या है, व्हेन हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, है ना। अच्छा, सैलरी का मतलब क्या? कौन सा वाला? हाँ, और
प्लस टर्नओवर वाला कमीशन। ठीक है, आगे बताओ। उसको लैपटॉप दिया है, लैपटॉप क्या टैक्सेबल परक्यूजिट होता है? ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स में हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसफर और यूज ऑफ मूवेबल असेट्स में हमने क्या पढ़ा था? लैपटॉप यूज में, लैपटॉप अगर दिया जाता है तो उसको ऑफिशियल पर्पस के लिए माना जाता है और वो क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो सेकेंड। कंपनी reimbursed the medical treatment bill of his brother of 25,000 who is dependent on him। क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। मेडिकल फैसिलिटी लिखा था परक्यूजिट्स के अंदर, पढ़ो उसको। अब कल संडे है, कल सैलरीज के सारे चार्ट्स एक बार खुद से रिवाइज करके आना। ठीक है, मैं तुम लोग को पहले ही बोला था सैलरी में रटना पड़ेगा, तो बार बार रिवीजन करोगे तभी लर्न होगा, एक बार रिवीजन करने से वो याद भी नहीं होगा बेटा। जरा देखो चार्ट में कब कब एग्जेम्प्ट होता है, चार्ट देखो। अच्छा, पूरा मेडिकल फैसिलिटी अपन रिवाइज करते हैं। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी में क्या लिखा हुआ है तुम लोग अपने नोटबुक में खोलो, क्योंकि इसके अलावा भी फैमिली की डेफिनेशन वगैरह भी रिवाइज करेंगे जो मैंने नहीं लिखे हैं यहाँ पे। कहाँ है? इसके साथ आ जा। चलो, ट्रीटमेंट इन इंडिया में क्या लिखा है? अगर हॉस्पिटल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, स्पेसिफाइड डिजीजेस है ना, तो फुली एग्जेम्प्ट है। ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट स्टे प्लस वन अटेंडेंट प्लस ट्रैवल वन अटेंडेंट। ठीक है, अगर आपका जीटीआई अप टू 2 lakhs है तो एग्जेम्प्ट है, नहीं तो टैक्सेबल है। और मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टे एग्जेम्प्ट है अप टू अप्रूव्ड लिमिट ऑफ आरबीआई। लाइफ इंश्योरेंस का रिइंबर्समेंट किया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, तो इंश्योरेंस इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या आईआरडीए, फुली एग्जेम्प्ट है। एंड अदरवाइज क्या है तो मुझे बताओ, उसके ब्रदर का ट्रीटमेंट किया, ठीक है। अच्छा, पहले फैमिली की डेफिनेशन पढ़ो, पूरा पढ़ लो, रिवाइज पूरा कर लो, फिर अपन डिसाइड करते हैं। फैमिली की डेफिनेशन बताओ क्या है? डिपेंडेंट, ठीक है, तुम लोग के हिसाब से फैमिली में आ रहा है वो तो सही है। पर मुझे बताओ, इन इंडिया इलाज हो रहा है? नहीं, बाहर हो रहा है। तो क्या मानोगे? इंडिया में ही हो रहा होगा ना, बाहर होता तो स्पेसिफिकली मेंशन होता। ठीक है, इन इंडिया हो रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है क्या? नहीं, तो फिर क्या कर देंगे? सिविल कर देंगे। समझ गए, है ना? पहले डिसाइड करने के लिए पूरे प्रोविजंस याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्वेश्चन का।
क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट? मंथली सैलरी ऑफ 1000 टू अ हाउसकीपर इज रिम्बर्स्ड बाय द कंपनी। हाउस हेल्प वाला पॉइंट खोलो परकेजेट पे जल्दी से। हाँ, क्या ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल होता है? एग्जेम्प्ट होता है? तुक्के मत मारो। कहाँ देखा था? कहाँ लिखा हुआ दिख गया तुझे? दिखा, खोल, खोल जल्दी से खोल। एग्जेम्प्ट तो नहीं होगा। हाँ, फ्री सर्वेंट वाला। हाँ बिल्कुल सही। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हाथ में क्या होगा? टैक्सेबल। हाँ, तो हाउस हेल्प कहाँ आएगा? हाउस हेल्प से क्या समझते हो? डोमेस्टिक सर्वेंट से क्या समझते हो? डोमेस्टिक सर्वेंट इज हाउस हेल्प ना? ठीक है। कितना वैल्यूएशन कैसे करोगे परक्यूजिट का? बिल्कुल। और ये किसके हाथ में टैक्सेबल है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। मुझे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का डेफिनेशन बताओ जल्दी से। हम्म। हाँ, तो इसकी क्या 50,000 पर मंथ की सैलरी से ज्यादा जाएगी? ऐसे कैसे? सैलरी में क्या क्या लेना है? सैलरी में क्या लेना है? हाँ, प्लस इतना, ये चार चीजें लेनी है। करो। मैं बता देती हूँ। सैलरी पहले बेसिक की निकालो, उसकी चेंज हो रही है साल के बीच में। कैलकुलेशन कर लो, कंप्यूटेशन डाल दो हेडिंग, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। सबसे पहले लो बेसिक।
बेसिक कितना है? He was appointed on 1/1/2023 in the pay scale of 20,000. तो बेटा यहाँ पर बता रही हूँ 1/1/23 से लेके 31 दिसंबर 23 तक की सैलरी कितनी रहेगी, और 1 जनवरी 24 से लेकर अभी अपन को देखना है 31 मार्च 24 है ना, की सैलरी कितनी हो जाएगी? तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, जनवरी फरवरी मार्च तो पिछले साल के हैं, कितने मंथ्स? 9 मंथ्स। तो 20,000 इंटू 9 प्लस 21,000 इंटू 3, 2,43,000 ये उसकी बेसिक हुई। सेकेंड नंबर पे लो डीए @10%, 24,300 प्लस लो बोनस, बोनस कितना मिल रहा है उसको? लास्ट मंथ की सैलरी जितना बोनस मिल रहा है, सिर्फ बेसिक है ना, क्योंकि डीए नहीं लिखा हुआ है। कितना मिल रहा है उसको बोनस? 21,000। क्या बेटा? पूरा पढ़ो ना, पता चल जाएगा कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है। हाँ, तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है वो, तो उसका कैलकुलेशन करेंगे। अभी जो रिसेंटली अपन ने पढ़ा है ना आरपीएफ का पूरा, वो 2.5 लाख वाला और 7,50,000 वाला, वो सब देखना पड़ेगा अपन को, वो कर लेंगे। अभी मुझे बताओ क्या वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है? कितना हो रहा है? और टैक्सेबल अलाउंसेस भी तो होंगे ना। एक काम करते हैं, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का एकदम आखिरी में डिसाइड करते हैं, क्योंकि अभी बहुत और भी चीजें, टैक्सेबल अलाउंसेस भी तो ऐड होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। गिफ्ट वाउचर मिला है ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज। नहीं, बट मैरिज में मिला है, एम्प्लॉय के हाथ में क्या हो जाएगा?
नहीं होगा एग्जाम। ठीक है, एक तो मैरिज एनिवर्सरी लिखा है, प्लस एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिला है तो अदर सोर्सेज में जाता ही नहीं है, सैलरी में जाएगा, और 5,000 से ज्यादा का मिला है तो पूरा टैक्सेबल। वेरी गुड। कन्वेंस अलाउंस का बताओ, चलो कन्वेंस अलाउंस का लिमिट याद है, बताओ। कन्वेंस अलाउंस का एग्जेम्पशन होता था, बताओ कितना एग्जेम्प्ट होगा। 1,000 पर मंथ ही तो मिला है। हाँ, जितना खर्चा एम्प्लॉयर ने किया उतना क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो कन्वेंस अलाउंस में 1,000 पर मंथ उसको मिला, 1,000 पर मंथ के हिसाब से उसका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। ठीक है, इसके बाद ही प्रोवाइडेड पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर विच प्रीमियम ऑफ 5,000 इज पेड बाय द कंपनी। ये बताओ ये क्या है, इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर, क्या हो जाएगा। मेडिकल फैसिलिटी में इंश्योरेंस वाला पॉइंट था ना, तो अपन ये मान सकते हैं कि आईआरडीए से अप्रूव्ड होगा। सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज वैसे भी आईआरडीए से अप्रूव्ड होती हैं, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, टेलीफोन अलाउंस का बताओ। हाँ, टेलीफोन अलाउंस क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना, और आरपीएफ का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इतना लिख लिया है, एक एक करके हाँ करो। इसके बाद एक एक करके सारी चीजें ऐड ऑन करते हैं, बस वो हाउस हेल्प वाला आखिरी में कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, बना लो। अच्छा किया। आरपीएफ का कैलकुलेशन करो बेटा। आरपीएफ, पहले तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। 15%। मुझे बताओ आरपीएफ में क्या पढ़ा था, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में कितना एग्जाम्प्ट, कितना टैक्सेबल, क्या 12%। अप टू 12% ऑफ सैलरी क्या रहेगा, एग्जाम्प्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, और उसके ऊपर का टैक्सेबल। ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना है, सैलरी का 15%। ठीक है, सैलरी का 15%, सैलरी में लेना है बेसिक प्लस डीए, क्योंकि लिखा है डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। बेसिक प्लस डीए लो, 2,43,000 प्लस 24,300, इसका 15% बेटा मिला, इसमें से माइनस कर दो एग्जेम्प्ट, 43,000 प्लस 24,300 का 12% एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा।
ये इनर साइड भी कर सकते हो सीधे टेबल के अंदर ही, वर्किंग नोट अलग से करने की जरूरत नहीं है। कितना? 8019। आरपीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, 8019। ठीक है। वैसे सैलरी ही कम है, तो वो जो नए प्रोविजंस पड़े थे अपन ने 2,50,000 वाले और 7,50,000 वाला, उसका केस नहीं बनेगा क्योंकि वैसे ही कम है सैलरी। ठीक है। आरपीएफ के बाद फिफ्थ पॉइंट लिखो, फैसिलिटी, हाउस रेंट फैसिलिटी, रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन। टैक्सेबल वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस। निकालो इसकी टैक्सेबल वैल्यू। कितना आया? नहीं। क्या? 43? सैलरी में क्या क्या लिया बेटा? लेंगे। रेंट फ्री अकोमोडेशन में सैलरी का मतलब देखो ना क्या है। 43। सैलरी का मतलब देख लोगे, क्लियर हो जाएगा। क्या लेते हैं? बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस
प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ठीक है, प्लस कमीशन भी, है ना। तो सारे टैक्सेबल अलाउंसेस ऐड किए। सैलरी का मतलब फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन, बेसिक इज 2,43,000 plus DA is 24,300 plus bonus is 21,000 plus all taxable allowances में टेलीफोन अलाउंस आ रहा है, टेलीफोन अलाउंस टैक्सेबल अलाउंस में आ रहा है 500 इंटू 12, 6,000। बाकी तो परक्यूजिट्स हैं, परक्यूजिट्स नहीं लेने हैं। करो सैलरी का टोटल, ये सैलरी आ जाएगी 44,145, 44,145 का 15% लो, यहाँ पर कितना आता है? अच्छा 15% ही बताया था क्या? ठीक है, 44,145 और एक्चुअल खर्चा जो एम्प्लॉयर ने किया दैट इज 1 लाख, विच एवर इज लेस विल बी टैक्सेबल परक्यूजिट की वैल्यू, एग्जाम्प्ट की नहीं। 44,145, ठीक है। 6 पॉइंट, रेंट फ्री अकोमोडेशन पूरा क्लियर है अच्छे से? हाँ, 6 पॉइंट देखो, लैपटॉप फैसिलिटी, एग्जाम्प्ट। 7 पॉइंट देखो, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ब्रदर, पूरा टैक्सेबल। 8 पॉइंट, हाउसकीपिंग का अभी रुक जाओ, एक पॉइंट वहां पे मिस हो गया है, वो भी बता दूंगी। हाउसकीपर का एकदम आखिरी में बताती हूँ, ठीक है। हाउसकीपर का लिख कर छोड़ दो, उसके बाद लिखो गिफ्ट वाउचर। गिफ्ट वाउचर इज मोर देन 5,000 तो इट इज फुली टैक्सेबल। 10th पॉइंट लिखो, कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस मिला कितना है पर मंथ, मतलब 12,000 माइनस एग्जेम्प्ट कितना है, एक्चुअल एक्सपेंस, एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड 12,000, ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। 11 पॉइंट लिखो, प्रीमियम फॉर पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी, ये क्या है, एग्जेम्प्ट। 12th पॉइंट लिखो, टेलीफोन अलाउंस लिखो, पूरा टैक्सेबल है 500 इंटू 12, 12th पॉइंट में।
ये अब डोमेस्टिक सर्वेंट वाला जरा पॉइंट देखो, अपने नोट्स में डोमेस्टिक सर्वेंट वाला पॉइंट निकालोगे एक बार? क्या लिखा है वहां पे, पढ़ो एक बार, रीड करके बताओ मुझे। रीड करो। फुली टैक्सेबल बस लिखा है, ठीक है। वहां पर जगह है नोट डालने की? नहीं है, ठीक है, नोट है ऊपर स्पेस लिखो। हाँ, हाँ, फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट सेक्शन, ठीक है। लिखो वहां पर ऊपर अगर स्पेस है मार्जिन में तो वहां लिखो डोमेस्टिक सर्वेंट पे, वो लगा देना स्टार, और ऊपर नोट लिखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट है ये डोमेस्टिक सर्वेंट से रिलेटेड। लिखो, इफ servant is appointed by employee, if servant is appointed by employee and expense is reimbursed by employer, and expense is reimbursed by employer, then it is fully taxable in hands of, then it is fully taxable in hands of all employees, fully taxable in hands of all employees, ठीक है। आगे लिखो, बट इफ servant is appointed by employer, servant is appointed by employer for employee, for employee, then it is taxable in hands of, then it is taxable in hands of specified employee only. लिखना मिस हो गया था। अब जरा क्वेश्चन में चेक करो, एम्प्लॉयर ने सर्वेंट दिया है अपॉइंट करके कि सिर्फ रीइंबर्समेंट किया है? पॉइंट समझ में आ गया ना जो मैंने डिक्टेट किया? अगर एम्प्लॉय खुद से अपॉइंट कर रहा है, एम्प्लॉयर सिर्फ रीइंबर्स कर रहा है, सारे एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल है। एम्प्लॉयर ही अपॉइंट करके दे रहा है तो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में ही टैक्सेबल है। अब क्वेश्चन में चेक किया तुम लोगों ने, रीइंबर्स कर रहा है तो ये सारे एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल है, यहाँ कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1000 इंटू 12 कर देंगे, 12। अब पूरी सैलरी का टोटल करके उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करो और सैलरी टैक्सेबल बताओ मुझे। हाँ, ठीक है। अब अभी मैं 89 करवा रही हूँ अभी, मंडे को सारे प्रोविजन एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना, ठीक है, तभी क्वेश्चंस कर पाओगे प्रॉपरली। अभी आओ क्वेश्चन नंबर 25 मॉड्यूल का, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन 25।
मिला? आ जाओ इसको रीड करेंगे. In the case of Mr. Hari, who turned 71 on 28th March 2024, you are informed. अच्छा, तुम लोगों को रेट्स याद है? याद है रेट्स सीनियर सिटीजन के? देखो नहीं पता होंगे ना रेट्स, कोई बात. You are informed that salary computed for previous year is 10,20,000. सैलरी कंप्यूट करके दी हुई है, ठीक है. और बेटा उसको अरियर्स मिले हैं 3,45,000 के. ठीक है, अब पहले तो ये समझो कि अरियर्स होते क्या है. बेटा पुराने किसी सालों के सैलरी बढ़नी होगी, तब नहीं बढ़ी, तब बढ़ के नहीं मिली, है ना. मान लो हमने डिस्प्यूट किया, ठीक है, और कई सालों बाद हमारे एम्प्लॉयर ने पुराने उन सालों का सैलरी इंक्रीमेंट करके जो एक्सेस अमाउंट था पे करने वाला, वो हमको एक साथ पूरा दे दिया. ठीक है, तो ये सैलरी कब की मिली है हमको? कुछ सालों पहले की मिली है. ठीक है, समझ में? अब ये 19 सालों में मिल जाती, सोच के देखो, 19 सालों में मिल जाती, टैक्स लगता सैलरी पर कौन से रेट से लगता? पुराने स्लैब रेट्स के हिसाब से लगता. और हर साल की अलग अलग मिलती, तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके मिलता, कम लगता. एक साथ मिल रही है, एक साथ हमारे स्लैब में बढ़ जाएगी, राइट. और हमको इस साल ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा अरियर्स के कारण, जिसके कारण एक सेक्शन बनाया गया है, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सेक्शन बनाया गया. ठीक है, क्लियर है? अब वो रिलीफ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पूरा अभी हमारे इस क्वेश्चन में सीखेंगे. ठीक है, चलो. तो उसको 3,45,000 मिला, तो बेटा उसको मिला टोटल इनकम. साथ साथ कम करते जाना कुछ कुछ चीजें. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम अगर अपन उसकी देखें, अभी अपन कैलकुलेट करेंगे बाद में. तो इनकम फ्रॉम सैलरी उसको मिला है 10,20,000 प्लस अरियर्स ऑफ सैलरी मिला है 3,45,000. तो उसकी टोटल इनकम इस साल की बन कितनी रही है बेटा? 13,65,000. आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन दी है. Further, you are given the following details relating to earlier years to which the arrears of salary received is attributable to. ठीक है, मतलब 2010-11 का अरियर 1,03,000 बना, 2011-12 का 1,17,000 बना, और 12-13 का 1,25,000 बना. उस साल टैक्सेबल सैलरी उसकी दी हुई है कितनी कितनी थी, और इतना इतना अरियर उसको इस साल मिला है. समझ में आया? 10-11, 11-12 और 12-13 का अरियर अभी मिला है. ठीक है, इतना क्लियर है? नीचे क्या बोल रहे हैं? कंप्यूट द रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 89 and tax payable in assessment year 24-25. Assume that Hari exercises the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BAC. ठीक है, नीचे क्या दिया हुआ है देखो, ये टेबल के अंदर क्या दिया हुआ है? उन सालों के स्लैब रेट जिन सालों के लिए अरियर इस साल मिला है, इसका हमें काम पड़ेगा. स्लैब रेट समझ में आता है? जैसे 11-12 का अगर स्लैब रेट देखें अपन, उस साल स्लैब रेट क्या था? 2,40,000 तक. हमको सीनियर सिटीजन का देखना है. 11-12 में वो सीनियर सिटीजन था क्या?
नहीं था, तो फिर नॉर्मल वाला देखो, उस साल का नॉर्मल वाला स्लैब रेट क्या था? 1,60,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता था, 1,60,000 से 5 लाख तक 10% लगता था, 5 लाख से 8 लाख तक 20% लगता था, और 8 लाख के ऊपर 30% लगता था। ठीक है, इसके बाद 12-13 का स्लैब रेट दिया है, 13-14 का स्लैब रेट दिया है। ठीक है, नीचे नोट देखो, एजुकेशन सेस अभी क्या लगता है? HEC लगता है 4%। पहले क्या लगता था? एजुकेशन सेस लगता था 2%, और सेकेंड हायर एजुकेशन सेस लगता था 1%। दो तरीके के सेस लगते थे। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, इस डेटा को यूज करके हमको रिलीफ कैलकुलेट कैसे करना है वो अपन समझते हैं। सबसे पहले मेरे साथ इस साल का टैक्स निकालो, उसका कितना बन रहा है। यहीं पर नीचे ये कंप्यूटेशन लिखा, यहीं पर नीचे इस साल का टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो नीचे हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। इस साल वो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन के लिए स्लैब बताओ मुझे कितना कितना है? अप टू 3 लाख, जीरो, क्या? अभी वाला, अभी टैक्स निकाल रहे हैं हम, फिर हम रिबेट निकालेंगे, वो माइनस करेंगे तो टैक्स पेबल आएगा। ठीक है, 3 लाख तक नील। मुझे बताओ फिर 3 लाख से 5 लाख, वेरी गुड, कितना? 5% टैक्स लगता है। 3 लाख से 5 लाख के बीच में जो इनकम है वो उस पर कितना लगता है? 5%। फिर 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे 20% टैक्स लगता है, और अबव अबव 10 लाख 30% टैक्स लगता है। बनाओ, 13 लाख 13,65,000 में से 3 लाख पर कुछ नहीं, 3 लाख से 5 लाख कितनी इनकम हो रही है? 2 लाख, 2 लाख पे कितना? 5% कितना होता है? 5 से 10 लाख तक 20%, 1 लाख, और 10 लाख के ऊपर कितनी जा रही है? 3,65,000, 3,65,000 पे 30% कितना? टोटल टैक्स कितना बना? प्लस HEC करो @4%। राइट, यहाँ पे रुक जाओ, इतना लिख लो। इसमें से बेटा अपन माइनस करेंगे रिलीफ अंडर सेक्शन 89, और फिर आएगा अपना नेट टैक्स पेबल। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक अपने क्या किया, उसकी ग्रॉस टोटल इनकम निकाली, सैलरी प्लस अरियर करके उसकी इस साल की टोटल इनकम आ गई, हमने उसके हिसाब से उसका टैक्स कंप्यूटेशन कर दिया। इतना टैक्स बन रहा है उसका देने का 2,28,280। इसमें से अब रिलीफ माइनस करेंगे 89 का, तो क्या आ जाएगा? नेट टैक्स पेबल। अब अपन बनाते हैं वर्किंग नोट, और अब तुम लोग समझना मेरे से 89 अच्छे से, ठीक है? वर्किंग नोट में वी आर कैलकुलेटिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 89।
रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए हमको दो स्टेप्स करने पड़ेंगे कैलकुलेट, स्टेप 1 और स्टेप 2। तो सबसे पहले स्टेप 1 कैसे करते हैं कैलकुलेट? हमको निकालना है टैक्स ऑन करंट ईयर्स इनकम इंक्लूडिंग अरियर। ठीक है, इसमें से माइनस करना है हमको टैक्स ऑन करंट ईयर इनकम एक्सक्लूडिंग अरियर। करंट ईयर की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना है इंक्लूडिंग अरियर और एक्सक्लूडिंग अरियर, दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो हमारा स्टेप नंबर 1 का आंसर है, राइट? अब टैक्स ऑन करंट ईयर इनकम इंक्लूडिंग अरियर हमने ऊपर निकाल लिया, कितना है? 2,28,280। टैक्स ऑन करंट ईयर इनकम एक्सक्लूडिंग अरियर मतलब 10,20,000 पे कितना टैक्स बनेगा वो कैलकुलेट करते हैं अपन यहाँ पर। अप टू 3 लाख कितना टैक्स बनेगा? नहीं, 3 लाख से 5 लाख 5%, 10,000। हाँ, पर शो भी करना पड़ेगा। हाँ, 1 लाख और 10 लाख के ऊपर कितनी जा रही है? 20,000। तो 20,000 पे 30%, 6,000 टोटल। 1,16,000 प्लस HEC। 1,20,640। 1,20,640 माइनस करो, ये माइनस कर दो, ये ब्रैकेट में कर दिया मैंने। ये हमारा बेटा स्टेप नंबर 1 है। ठीक है, अब ये स्टेप नंबर 1 है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। इतना लिख लो, लिख लिया है क्या? लिख लो, लिख लो। फिर स्टेप नंबर 2 बताऊं। एटी नाइन का कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होता है, इजी है बट है बहुत लेंथी। हो गया, स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 ध्यान से समझो। स्टेप नंबर 2 में जिन सालों का वो अरियर है,
उन सालों का टैक्स कैलकुलेट करना है विदाउट अरियर, प्लस अगर अरियर उसी साल मिल जाता तो कितना टैक्स बनता। ठीक है, तो हमको क्या करना है, मैं पूरा टेबल बना देती हूँ कौन कौन से सालों के लिए अपन को मिला है। 10, 11, 11, 12 और 12, 13 ये प्रीवियस ईयर लिखे हैं, इसमें असेसमेंट ईयर का स्लैब लगेगा। ठीक है, देखो इनकम इंक्लूडिंग अरियर लेनी है, उस पे टैक्स निकालना है, और इनकम एक्सक्लूडिंग अरियर लेनी है और उस पे टैक्स निकालना है। ठीक है, हमको इस टैक्स से मतलब है, इस टैक्स को अपन ए बोल देते हैं और इस टैक्स को अपन बी बोल देते हैं। देखो इनकम एक्सक्लूडिंग अरियर कितनी कितनी है, 7,10,000, 8,25,000 और 9,50,000, राइट। इंक्लूडिंग अरियर अगर उसी साल मिल जाता, जैसे 2010-11 में 7,10,000 मिली थी उसको, प्लस अगर 1,03,000 और मिल जाता तो टोटल इनकम कितनी होती उस साल की, नहीं 8,13,000। ठीक है, 11-12 की कितनी होती, 8,25,000 प्लस 1,17,000, और 12-13 की कितनी होती, ठीक है। अब इन 6 अमाउंट्स पर हमको रिस्पेक्टेड असेसमेंट ईयर के स्लैब के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, टैक्स निकालना पड़ेगा। तो 6 बार अपन को कैलकुलेशन करना पड़ेगा टैक्स का, समझ गए हो क्या, है ना। तो फटाफट कैलकुलेट करना चालू करो, सबसे पहले 8,13,000 से चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टैक्स ऑन 8,13,000, नहीं दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट अभी कर लोगे तो फिर यही इसी क्वेश्चन से तो हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, बाद में कैसे समझ में आएगा खुद से तुम लोगों को। अभी मेहनत बचाने की मत सोचो। मुझे बताओ 10-11 का कौन सा स्लैब लगेगा, सीनियर सिटीजन वाला या नॉर्मल वाला, नॉर्मल वाला। तो बेटा अप टू 1,60,000 टैक्स कितना है, 0। 1,60,000 से 5,00,000 कितने परसेंट टैक्स है, 10%। तो 5,00,000 माइनस 1,60,000 इंटू 10% करो, कितना आता है, 1,60,000 से 5,00,000 के बीच जो इनकम है उस पर 10% टैक्स है। तो 5,00,000 माइनस 1,60,000 34,000। फिर 5,00,000 से 8,00,000 तक की इनकम पे 20% है बेटा, मतलब 3,00,000 पे 20% कितना होता है, 60,000। और मोर देन 8,00,000 पर 30% है, 8,00,000 के ऊपर कितनी जा रही है, 13,000। 13,000 पे 20%, टोटल करो, प्लस एजुकेशन सेस प्लस हायर एजुकेशन सेस, या 2% या 1% की जगह सीधे 3% भी कर सकते हैं अपन, है ना। अपन ऐसे कर देते हैं, अरे कितना टैक्स बना, ये यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, 1,00,000
ये आ गया अपना पहला, सेम ईयर का ही कर रहे हैं अपन अभी, तो 7,10,000 पे निकालते हैं सेकेंड अपन। टैक्स ऑन 7,10,000 प्रीवियस ईयर 10,11, अगेन अप टू 1,60,000 नील, 1,60,000 से 5 लाख तक 10%, 34,000। 5 लाख से 8 लाख के बीच, पर 8 लाख तक तो गई नहीं है ना, तो यहाँ पे लिखो 7,10,000, 20%। निकालो कितनी आती है। -71 -5, 5 लाख। प्लस एजुकेशन से 3% का किया, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर 78,280। जैसे अपन ने 10-11 का निकाला, वैसे ही 11-12 का भी, दोनों अमाउंट्स पे, और 12-13 का भी चेक करते जाना। सीनियर सिटीजन का लगेगा कि नॉर्मल लगेगा, जल्दी से करो। 11-12 का निकालो, 12-13 का निकालो, चारों फिगर्स पे। $9,42,000। कौन सा वाला लगा रहे हो, नॉर्मल वाला ना।
कौन से वाले का? 1,38,638, हाँ 1,38,638। नहीं आ रहा है तो बताओ, हेल्प करूं? थक गए हो? चलो आज ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर छुट्टी कर देंगे। वरुण देखो समझ में आया करना क्या है? 11-12 वाला इनकम। देख अगर जैसे अपन 8,25,000 पे निकालें, है ना, मैं निकाल रही हूँ टैक्स ऑन 8,25,000। 11-12 में वो सीनियर सिटीजन नहीं था। अपन कौन सा लेंगे? ये वाला स्लैब लेंगे, ये वाला। हाँ, 1,80,000 वाला। ठीक है, तो अप टू 1,80,000 नील लगेगी। 1,80,000 से 5 लाख के बीच जो इनकम है उस पर 10% लगाना है, तो 5 लाख माइनस 1,80,000, ठीक है, कितना होता है? 3,20,000। 3,20,000 पे 10% टैक्स, 32,000। फिर 5 लाख से 8 लाख लिखा है, 20%। 8 लाख के ऊपर ही है उसकी इनकम, तो 5 लाख से 8 लाख के बीच में कितने पैसे हैं? 3 लाख। 3 लाख पे 20%, 60,000। और अबव 8 लाख कितने परसेंट टैक्स लग रहा है? 30%। अबव 8 लाख कितना जा रहा है? 25,000। 25,000 पे 30%, 20, नहीं, 7,500। ठीक है, टोटल करेंगे अपन 99,500। अब इस टैक्स पर एजुकेशन सेस @ 3% लगेगा। ठीक है, तो 99,500 का 3% कितना होगा? 29,885। तो टोटल टैक्स कितना आ जाएगा? 102,485। ठीक है, यहाँ पे लिख देते 102,485। आया क्या? 10 लाख उस पे, 10,75,000 पे। हाँ, सीनियर सिटीजन हर साल चेक करना। 13-14 में वो सीनियर सिटीजन हो गया था क्या? थर्टीन फोर्टीन में अगर वो 60 साल का हो गया था तो फिर सीनियर सिटीजन का लग जाएगा। पहले टैक्स रेट ज्यादा थे, अब टैक्स रेट्स कम है। और बेसिक एग्जेम्पशन भी तो कम थी। और अभी डिफॉल्ट में तो और कम कर दिया है। अगले साल से नॉर्मल वाली हटा देगी गवर्नमेंट। टैक्स टफ हो जाएगा कि इजी हो जाएगा नॉर्मल हटाने से? उन्हें तो पढ़ा नहीं है, इन लोगों ने पढ़ा है, बताओ इजी होगा कि टफ होगा? कैसे? वो तो ठीक है कि हाँ डिफॉल्ट रहेगा कि दो दो कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, बट हाँ इतने सारे डिडक्शन थोड़ी ना मिलेंगे।
कैलकुलेशंस कम हो जाएंगे। ज्यादातर डिडक्शन नॉर्मल स्कीम में मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, हो गया, बाकी लोग का हो गया। तो फिर करें आगे क्या, ये इतना थोड़ी करना है, इसके आगे भी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा बचा है मतलब। जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैंने गिव अप कर दिया था इसके ऊपर। कोई बात नहीं, 89 छोड़ देंगे। इतना बड़ा है डीटी, एक चीज तो छोड़ ही सकते हैं। तो तुम लोग ऐसे नहीं करना, ठीक है। बताओ कितना कितना आया। 10,75,000 पे कितना आया टैक्स? 1,51,925। और 9,50,000 अगर होता तो कितना आता? 450। ठीक है। अब स्टेप 2 में करना क्या है, ये जो कैलकुलेशन किए हैं ना बेटा हमने, ये जो अमाउंट हमने निकाले हैं, ये ए वाला और ये बी वाला, इसका डिफरेंस निकालना है। तो स्टेप 2 इज ए माइनस बी, और फिर तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ए माइनस बी करके तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो दैट विल बी आ स्टेप नंबर 2। ठीक है, इससे अपन को क्या निकालने को मिला कि अगर उसी साल मिल जाता तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट उसी साल हमको पे करना ही पड़ता वो तो, राइट। तो वो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट हमको पे करना पड़ता वो निकाल लो। ए माइनस बी करो तीनों केसेस में। हम्म। हम्म। तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है वो भी निकालो। 92,185, दैट इज आर स्टेप नंबर 2। अब जो रिलीफ है वो कैसे आएगा, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करके जो अमाउंट आएगा दैट इज रिलीफ वाला अमाउंट। ठीक है ना। मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, रिलीफ वाला अमाउंट इज स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। वर्किंग नोट में जो स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 किया, अभी कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, और पहले ही मिल जाता तो कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। तो 92,185 तो वैसे भी पे करना पड़ता ज्यादा, अभी एक्स्ट्रा और कितना पे करना पड़ रहा है हमें, 15,450, 455, इतने का रिलीफ दे रही है गवर्नमेंट बस। ठीक है, तो रिलीफ माइनस करके नेट टैक्स पेबल निकाल दो, उसको राउंड ऑफ भी कर देना। राउंड ऑफ है, जीरोस में करना पड़ता है ना राउंड ऑफ। मल्टीपल्स ऑफ 10 में आना चाहिए ना अमाउंट, भूल गए क्या। सैलरी की कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने हैं मुझे, बट अभी बहुत स्लो प्रैक्टिस हो रही है क्योंकि मुझे रिवीजन करवाना पड़ रहा है तुम लोगों को।
एक बार सारा रिवीजन करके आओ, मंडे को कुछ कुछ और प्रैक्टिस करके फिर नया टॉपिक चालू करते हैं। रियल लाइफ में मत करना कैलकुलेट। क्लाइंट से 15,000 ज्यादा पे करवा पाओगे? वो बोलेगा 5,000 तुमको फीस देते, तुम 15,000 हमारे और लगवा दो। हटा दूं? नहीं, मैं फिर लगा दूं। लगा दूं।